नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने करंट अफेयर की नई क्लास के साथ, जिसमें हम लेकर आए हैं आपके लिए वो 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन आपके लिए है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। दोस्तों, सफलता की यही एक निशानी है या यही एक फॉर्मूला है या यही एक रास्ता है कि धीरे धीरे हमें मेहनत करनी है। जैसे एक माली बार बार एक पेड़ को आकर सींचता है, लेकिन फल उस पर तभी आता है तब उसकी ऋतु आती है। तो आपको भी सफलता तभी मिलेगी, तब आपका समय आएगा। और समय कब आता है? जब आप पूरी तरह से वो अपने काम में परिपक्व हो जाते हैं। तो दोस्तों, उस परिपक्वता के लिए आपको लगातार मेहनत करना आवश्यक है। धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना लगातार आवश्यक है। तो बढ़ते रहिए अपने लक्ष्य की ओर। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है आप सभी के लिए। हाल ही में मारिया कोरेना माचोडो को कौन सा पुरस्कार मिला है? दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो रही है। नोबेल पुरस्कार जिनकी शुरुआत कब हुई? तो इनको देने की शुरुआत 1901 में हुई। ठीक है, 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए। अब ये जो पुरस्कार हैं, ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो ये साहित्य, चिकित्सा, रसायन, भौतिकी, चिकित्सा, साहित्य, रसायन, भौतिकी और शांति। 1901 में इन 5 नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई। और क्यों शुरुआत हुई? कि इनकी एल्फ्रेड नोबेल के कब? तो 10 दिसंबर को इनकी मृत्यु हुई। तो इनकी मृत्यु के दिन इन पुरस्कारों को दिया जाता है। घोषणा अभी होती है, 10 दिसंबर को ये पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके बाद ये पुरस्कार 1968 में शुरू होता है और जिसका नाम था अर्थशास्त्र का पुरस्कार। किसका? तो अर्थशास्त्र का नोबेल। ये कब शुरू हुआ? तो ये 1968 में शुरू हुआ और 1969 में पहली बार दिया गया। और इस पुरस्कार का दूसरा नाम क्या है? तो इसको हम रिक्स बैंक पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। रिक्स बैंक पुरस्कार के नाम से भी हम जानते हैं। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि रिक्स बैंक पुरस्कार किसको मिला है, तो आप अर्थशास्त्र के नोबेल वाले का नाम इसमें डाल देंगे। तो इसको भी आप याद रखेंगे। कई बार एग्जामिनर घुमाने के लिए ये नाम पूछ लेता है। अब इस बार जो शांति का नोबेल मिला है, शांति का नोबेल, अब ये शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, ये कहाँ दिया जाता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे ये पुरस्कार कहाँ दिया जाता है। तो ये 6 में से एकमात्र पुरस्कार है जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। तो कहाँ पर? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो में। ठीक है, बाकी सारे कहाँ दिए जाते हैं? तो बाकी स्टॉकहोम, स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी में दिए जाते हैं। किसकी राजधानी? तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में बाकी दिए जाते हैं। लेकिन एकमात्र जो शांति का पुरस्कार है वो नॉर्वे की राजधानी किसमें? ओस्लो में दिया जाता है। इस बार किसे मिला है? तो शांति का पुरस्कार 2025 मिला है मारिया कारिना कोरिना मचाडो, इनको मिला है। अब ये हैं कौन? तो ये वेनेजुएला की विपक्ष की नेता है। ठीक है, तो कौन सा पुरस्कार मिला इन्हें? तो नोबेल का शांति पुरस्कार मिला। ये हैं कौन? तो आइए इनका फोटो देखते हैं। तो ये हैं, कहाँ गई? ये हैं मचाडो। और ये कौन है? तो ये हैं जो वेनेजुएला देश है उसकी विपक्ष की नेता है। कौन है? तो नॉर्वेजियन, यानी नॉर्वे में मिलता है तो नॉर्वेजियन नोबेल समिति, यानी जो इसको डिसाइड करती है, उस समिति ने वेनेजुएला की विपक्ष की नेता
मारिया कोरिना माचुडो को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया है। ठीक है, तो कौन देता है ये भी आप याद रखेंगे, तो नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, इनको पुरस्कार मिला क्यों है, तो इनको पुरस्कार मिला है उनके अथक प्रयास, जो कहां पर तानाशाही और लोकतंत्र में शांतिपूर्ण संक्रमण के लिए जो इन्होंने संघर्ष किया है अपने देश में, उसके लिए पुरस्कार दिया गया है। समिति ने घोषणा करते हुए कहा कि 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार एक साहसी और प्रतिबद्ध समर्थक को दिया जाता है, एक ऐसी महिला जो बढ़ते अंधकार के बीच लोकतंत्र को लो जलाए रखती है। इस घोषणा से पहले जो चच्चा ट्रम्प है जोगिंदर, वो भी चर्चा में थे कि उनको भी युद्ध रुकवाने के लिए क्या मिलेगा, शांति पुरस्कार मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर भी ये किसके लिए दिया जाता है, तो लोकतंत्र की लौ जलाए रखने के लिए। ये पश्चिमी देशों का यानी यूरोपीय देश जो आज भी मानसिक तौर से पूरी दुनिया पर राज करते हैं, लोकतंत्र उनका क्या है, बहुत अच्छा हथियार है। किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाना, उसको दबाना या उसको आगे ना बढ़ने देने का ये सबसे बड़ा हथियार कौन सा है, लोकतंत्र है। ठीक है, तो मारिया कोरेना माचुरो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता है, वेनेजुएला की प्रमुख राजनीतिक और कार्यकर्ता है। इनके जो योगदान है वो किसमें है, तो लोकतंत्र को इनके देश में बचाए रखने के लिए योगदान है। सबसे पहले जो सुमार्टिस के संस्थापक है, यानी सुमार्टी एक संस्था है जिसकी स्थापना किसने की, तो मचाडो ने की। कहां पर, वेनेजुएला में। 20 वर्षों से स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनावों के लिए संघर्ष कर रही हैं। यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव हो उसके लिए संघर्ष कौन कर रही है, तो ये महिला कर रही है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मानवाधिकार और जन प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया है। मतलब इनके संघर्षों ने ही यहाँ पर लोकतंत्र की वापसी कराई है, ऐसा नॉर्वेजियन समिति का कहना है। और ये हुई कौन, तो माचुडो, जिनको शांति पुरस्कार मिला है। अब बात करते हैं वेनेजुएला। तो वेनेजुएला सबसे पहले देखते हैं किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये वाला जो महाद्वीप आपको दिख रहा है, ये वाला महाद्वीप जिसका नाम है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप। ठीक है, तो इस महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में, तो मैप कैसे देखते हैं, मैप देखने का दिशाओं का ज्ञान मैंने आपको बताया है। जिस महाद्वीप में देखना है उस पर प्लस का निशान बनाते हैं। तो इसका ये वाला क्षेत्र ईस्ट होगा, ये वाला वेस्ट, नीचे वाला साउथ, ऊपर वाला नॉर्थ। तो जो हमारा दक्षिणी अमेरिकी देश है, महाद्वीप है, इसके उत्तरी क्षेत्र में ये आपको पिंक कलर में एक देश दिख रहा होगा जिसका नाम है वेनेजुएला। ठीक है, तो ये वेनेजुएला कहां पर है, तो दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। बात करें वेनेजुएला की राजधानी की, तो इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी कराकस, कराकस इसकी राजधानी है। इसकी मुद्रा की बात करें तो बोलीवियर, बोलीवियर यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, और बात करें यहाँ की, तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर में ये जो गड्ढा सा दिख रहा है, ये क्या है, ये झील है। और इस झील का नाम क्या है, मराकाइबो, मराकाइबो झील। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तेल उत्पादन। ठीक है, तेल उत्पादन के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है, तो मराकाइबो झील प्रसिद्ध है। और बात करें वेनेजुएला की, तो दुनिया में अगर कहीं पर, दुनिया में अगर कहीं पर आज तक जितने तेल भंडार खोजे गए हैं दुनिया में, ज्ञात तेल के भंडारों में, ज्ञात तेल के भंडारों में सर्वाधिक भंडार किसके पास है, तो सर्वाधिक भंडार वेनेजुएला के पास है। ठीक है, तो यानी जितने भी देशों में आपने और देशों का नाम सुना होगा जिसमें सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक, कि इनके पास बहुत ज्यादा तेल है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कहीं पर आज तक खोजे गए हैं तो वो वेनेजुएला के पास हैं तेल के भंडार। ठीक है, इसीलिए अमेरिका इन पर प्रतिबंध लगा कर रखता है कि अगर ये तेल बेचेंगे तो तेल के रेट नीचे आ जाएंगे और अमेरिका का तेल नहीं बिक पाएगा। ठीक है, तो ये हुआ वेनेजुएला। बात करें तो यहाँ पर दुनिया का एक सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी झरना पाया जाता है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है, जलप्रपात या झरना, वाटरफॉल, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है एंजल वाटर,
कौन सा है? तो एंजल वाटरफॉल या एंजल जलप्रपात इसका नाम है। और ये किस नदी पर स्थित है? तो ये जलप्रपात है, ये चूरन नदी पर स्थित है, सॉरी करोरी नदी पर स्थित है। करोरी नदी जो वेनेजुएला में बहती है, करोरी नदी की, वो सॉरी चूरन नदी पर स्थित है। किस पर? चूरन नदी पर स्थित है। और चूरन नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये करोरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, करोरी नदी की सहायक नदी है, बराबर। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात हुआ। अब हम बात करें अगर दक्षिण अमेरिका की, तो यहाँ पर कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे वेनेजुएला में जो घास के मैदान पाए जाएंगे उनको हम कहते हैं लापेज। क्या कहते हैं उनको? तो उनको हम लानोज के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो लानोज के नाम से। अगर बात करें ब्राजील वाले क्षेत्र में, यहाँ पर कौन से मैदान पाए जाते हैं? तो यहाँ पर कंपोज नाम के मैदान पाए जाते हैं। अगर बात करें अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना में जो मैदान पाए जाते हैं उनको हम पंपाज के नाम से जानते हैं। तो पंपाज, कंपाज, लानोज, ये घास के मैदान कहाँ पर? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में पाए जाते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ सॉरी, अभी रिवीजन के क्वेश्चन बचे, तो इनको भी देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जुलाई 2025 में कितने वर्ष पूरे हो रहे हैं? तो कब की नीति है? 2020 की। 25 में 5 वर्ष पूरे हुए। हाल ही में रूस का कमचटका प्रायद्वीप के पास आया भूकंप कितनी तीव्रता का था? तो कमचटका प्रायद्वीप जो रूस के पूर्वी हिस्से में स्थित है, इस पर 8.7 तीव्रता का भूकंप आया था। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा पर्ले मिसाइल का परीक्षण कहां से किया गया? तो हमारा जो डीआरडीओ है इसका लॉन्चिंग स्टेशन कहां पर है? तो ये हमारा बंगाल की खाड़ी में है और इसका नाम है एपीजी अब्दुल कलाम द्वीप। अब्दुल कलाम द्वीप, जिसका पहला नाम क्या था? तो पहला नाम आप इसका कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि इस द्वीप का पहला नाम क्या था। हाल ही में तटरक्षक बल ने अटल तेज गश्ती पोत का निर्माण किसने किया है? मतलब हाल ही में जो तटरक्षक बलों को यानी इंडियन कोस्ट गार्ड को जो मिला है अटल गश्ती पोत, इसका निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया है गोवा शिपयार्ड ने। किसने? गोवा शिपयार्ड ने इसका निर्माण किया है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो अभी क्या हुआ है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, और ये किस लिए जारी होता है? ये हमें बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना वैल्यू रखता है। वैल्यू कैसे? कि आप उस पासपोर्ट को लेकर कितने देश में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं, एक होता है पासपोर्ट और एक होता है वीजा। पासपोर्ट आपके देश का होता है, यानी आपके देश की पहचान, यानी आपका क्या है? एड्रेस प्रूफ है। पासपोर्ट सिर्फ इतना ही है कि आप इस देश के नागरिक हैं, ये आपका नाम है, आप यहां से संबंध रखते हैं। उसके बाद वीजा। वीजा क्या होता है? तो वीजा अगर आपको यानी भारत में किसी व्यक्ति को आना है, तो भारत उसको यहाँ पर अपने यहाँ पर बुलाना चाहता है या नहीं चाहता है, इसको किसी डॉक्यूमेंट के माध्यम से जारी किया जाता है। तो उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? वीजा कहते हैं। यानी आप किसी व्यक्ति को अपने देश में आने की परमिशन दे रहे हो, उसको वीजा कहते हैं। ये अलग अलग दिनों के लिए जारी किया जाता है। इसमें लिखा होता है कि इतने दिन का आप हमारे देश में रह सकते हैं, उसके बाद आपको छोड़ना होगा। तो पासपोर्ट की क्या होती है? रैंकिंग होती है। उस रैंकिंग में अभी टॉप किया है सिंगापुर ने। किसने टॉप किया है? तो हमारे यहाँ पर सिंगापुर ने अभी टॉप किया है। और सिंगापुर का पासपोर्ट लेकर आप 193 यानी 193 देशों में
वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं, यानी 193 देशों में सिंगापुर के व्यक्ति को जाने के लिए वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। तो आप समझ रहे हैं कितना ये पावरफुल होता है। तो अभी क्या हुआ है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जारी हुआ, जिसमें पूर्व वीजा के पहुंच प्राप्त करने की संख्या पर आधारित एक वैश्विक रैंकिंग है, यानी आप कितने देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकते हो, इसके आधार पर ये रैंकिंग निकाली जाती है। ठीक है, तो इसके हिसाब से पता लगाया जाता है कि किसका पासपोर्ट कितना मजबूत है। स्वतंत्र यात्रा करना, यानी आपको वहां पर फ्री में यात्रा करने को मिलेगा, वीजा फ्री यात्रा करने को मिलेगी। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ है, इस बार सिंगापुर ने रिकॉर्ड वीजा मुक्त पहुंच के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए और यूके जैसे पारंपरिक जो महाशक्ति थी वो निचले स्थान पर गिर गए हैं। इसी बीच भारत को भी 5 स्थान गिरकर 85वें स्थान पर आ गया है, यानी भारत की रैंक कितनी थी पहले, तो 80 थी, 2024 में अब ये 85 पर पहुंच चुकी है, जो वैश्विक गतिशाली और राजनीतिक पहुंच में चल रहे उतार चढ़ाव को दर्शा रहा है। ठीक है, तो पहले नंबर पर कौन है, तो ये टॉप 10 रैंकिंग, पहले नंबर पर सिंगापुर, जो 193 देशों में आप इसका वीजा लेकर जा सकते हो। दक्षिण कोरिया का 190 पर, और 189 पर कौन है, तो जापान है। तो आप पहले 3 जरूर से याद रख सकते हैं। उसके बाद बात करें मुख्य विशेषताएं, तो 10 बार से बाहर होकर 22वें स्थान पर कौन आ गया है, अमेरिका आ गया है। 8 स्थान गिरा है यूके। ठीक है, चाइना की रैंक 94 है। ठीक है, अच्छा 64 है, चाइना की रैंक कितनी पहुंच गई, 64 है। कब थी ये, तो 2015 में इसकी रैंक 94 थी, अब इसकी रैंक 10 साल बाद 64 पहुंच चुकी है। यूएई 10वें स्थान पर से 8वें स्थान पर छलांग लगा दी है। भारत के प्रदर्शन की बात करें तो भारत 85वें स्थान पर गिर गया है, 2024 में ये 80वें स्थान पर था। भारत की सबसे कम रैंकिंग अगर आज तक आई है तो वो 2006 में 71वें स्थान पर भारत पहुंचा था। ठीक है, 2021 में हमारा स्थान 90 था, 2024 में 80 हुआ, फिर से 85 हुआ, यानी ऊपर नीचे होता रहता है। 2006 में हमने अपनी सर्वोच्च रैंकिंग 71 को प्राप्त किया। ठीक, इसके बाद बात करें कि हमारे पड़ोसी जो देश हैं उनकी रैंकिंग क्या कह रही, तो चीन की आपने रैंकिंग देखी कितनी है, 64 है, चीन की रैंक कितनी हुई, तो 64 हुई। वहीं बात करें भूटान की, हमारा पड़ोसी राज्य भूटान 89वें स्थान पर रहा है, भूटान की कितनी रही, 89 पर रही। वहीं श्रीलंका की 96, श्रीलंका की कितनी रैंक है, तो 96वें स्थान पर श्रीलंका है। वहीं नेपाल 98वें स्थान पर है, नेपाल 98वें स्थान पर है। बात करें बांग्लादेश और पाकिस्तान, यानी बांग्लादेश हमारा पोता और पाकिस्तान हमारा बेटा, इनकी रैंक क्या रही है, तो बांग्लादेश 103वें स्थान पर है, तो पाकिस्तान नल्ला जो है वो 106वें स्थान पर है। तो इसे देखकर भी आप खुश हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है पासपोर्ट रैंकिंग जो मैंने आपको बता दी। अब हाल ही में संसद रत्न पुरस्कार 2025 कुल कितने सांसदों को सम्मानित किया गया, तो संसद रत्न पुरस्कार से 17 सांसद को सम्मानित किया गया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सरकार ने यूट्यूब को कितनी उम्र से कम बच्चों के लिए प्रतिबंधित करने का फैसला लिया है, तो 16 साल से। हाल ही में कोची अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस नवीन पहल से जलवायु परिवर्तन से निपटने की योजना बना रहा है, तो यहाँ पर एक योजना चली थी जिसका नाम था, हाल ही में कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा किस नवीन पहल से जलवायु परिवर्तन से निपटने की, तो ये थी हमारी हरित हाइड्रोजन पहल, हरित हाइड्रोजन पहल, जिसके द्वारा ये क्या कर रहा है, तो जलवायु परिवर्तन से निपटने की योजना बना रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस महान वैज्ञानिक की जयंती को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो जो हमारे एमएस स्वामीनाथन इनकी जयंती को, एमएस स्वामीनाथन जो हमारे यहाँ हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, उनके जन्म दिवस को। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में भारत मंगोलिया 70 वर्ष
के संबंध और 70 वर्षों के संबंध और 10 वर्षों की रणनीतिक साझेदारी के अवसर पर कितने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी क्या हुआ, जो हमारा एक देश है मंगोलिया, मंगोलिया देश है और इसके जो पीएम है, इसके पीएम जो भारत यात्रा पर आए हैं और इनका नाम है खुरेल सुख उखान, खुरेल सुख उखान। ये क्या है, ये भारत यात्रा पर, कहां पर आए हैं, भारत यात्रा पर हैं। और भारत यात्रा पर आने के बाद ये किससे मिले, तो हमारे पीएम मोदी से मिलते हैं। और पीएम मोदी से मिलने के बाद इन्होंने कितने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो इन्होंने समझौते कितने किए, तो 10 समझौते किए। ठीक है, तो अभी इन्होंने कितने समझौते किए हैं, 10 समझौते किए हैं। और इनका नाम क्या है, खुरेल सुख उखना, इनका नाम है। भारत यात्रा पर ये आए हैं। और क्यों आए हैं, क्योंकि 1955 में भारत और मंगोलिया, भारत और मंगोलिया दोनों देशों के बीच क्या हुआ था, राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे। तो इन संबंधों के अभी हाल ही में 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम पर ये भारत पहुंचे हैं। ठीक है, तो ऐतिहासिक संबंध मील का पत्थर है, जिसमें 1955 में मंगोलिया के साथ हमारे संबंध स्थापित हुए। 2015 में भारत के प्रधानमंत्री मंगोलिया की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच साझेदारी को क्या किया था, उन्होंने एक स्तर बढ़ा दिया था, यानी दोनों की जो साझेदारी है उसको और गहरा किया। और गहरा कैसे हो सकता है, तो पैसा देकर। तो $1 अरब का ऋण सहायता किसने दी, भारत ने मंगोलिया को दी। क्योंकि मंगोलिया किसके ऊपर बैठा है, तो चाइना के सर के ऊपर बैठा हुआ है। तो भारत का वहां उपस्थिति होना चाइना को कंट्रोल करने के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, 2025 की यात्रा भारत मंगोलिया के 70 वर्षों के द्विपक्षीय संबंधों को क्या करती है, उपलक्ष्य में करी गई है। 10 संबंध हुए हैं। तो 10 संबंध मानवीय सहायता के लिए, विरासत स्थलों के पुनरुद्धार के लिए किया गया है, अप्रवास सहयोग के लिए किया गया है, भूवैज्ञानिक सहकारी डिजिटल सहयोग, लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी परिषद और दोनों के बीच जो क्षेत्रीय स्तर को सहयोग को बढ़ाना, इसके लिए ये किया गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने, मैंने जैसे आपको बताया, $1.7 अरब का तेल रिफाइनरी की परियोजना का समर्थन पुनर्दृष्टि की है, यानी भारत यहाँ पर तेल रिफाइनरी लगाएगा, ऐसा बोला है। ठीक है, तो ये क्या होगी, यह मंगोलिया की अब तक की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी होगी, जिसकी क्षमता 1.5 मिलियन मीट्रिक टन होगी और जिसे भविष्य में आगे बढ़ाया भी जा सकता है। तो इतनी इसकी क्षमता होगी। परियोजना को 2028 तक चालू होने की उम्मीद है कि हम इसमें तेल रिफाइन करने लगेंगे। दोनों देशों के बीच ई गवर्नेंस के मुद्दे पर भी बातचीत हुई और आध्यात्मिक जुड़ाव के मुद्दे पर भी बातचीत हुई। मंगोलिया वही देश है जहां से चंगेज खान था। ठीक है, तो चंगेज डायनेस्टी जहां से शुरू हुई, वही देश मंगोलिया था। अब देख लेते हैं मंगोलिया है कहां। ठीक है, तो ये है हमारा प्यारा भारत। भारत से हम उत्तर में चलें, नॉर्थ में, तो यहाँ पर था चाइना। और चाइना से ऊपर ये जो देश आप देख रहे हैं, ये इसका नाम है मंगोलिया। क्या नाम है इसका, तो इसका नाम है मंगोलिया। ये कैसा है, स्थलबद्ध देश है। स्थलबद्ध देश कौन से होते हैं, जिनकी सीमा कहीं भी समुद्र से नहीं लगती, उनको हम स्थलबद्ध देश के नाम से जानते हैं। और बात करें मंगोलिया की, तो राजधानी उलन बटोर इसकी राजधानी है। उलन बटोर इसकी राजधानी है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी उलन बटोर है। ठीक है, मुद्रा इसकी तुगरिक है। तुगरिक यहाँ की मुद्रा हुई। ठीक, यहाँ पर चाइना और मंगोलिया की सीमा पर एक मरुस्थल पाया जाता है, जिसे हम गोबी मरुस्थल के नाम से जानते हैं। गोबी मरुस्थल के नाम से जानते हैं। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है, तो चीन और मंगोलिया दोनों में स्थित है गोबी मरुस्थल। ठीक, तो ये हुई हमारी जानकारी किसके बारे में, मंगोलिया के बारे में। चलिए रिवीजन के क्वेश्चन देख लेते हैं। भील जनजाति का गर्वी त्योहार मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है, तो ये जो इनका गर्वी त्योहार है, आप याद रखेंगे गर्वी त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है, तो भील जनजाति। और ये किसके लिए समर्पित है, तो देवी
पार्वती को समर्पित है। हाल ही में किस नेता ने कर्तव्य भवन का दिल्ली में उद्घाटन किया? तो हमारे पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। खुदीराम बोस बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? खुदीराम बोस जो सबसे कम उम्र में बलिदान हुए क्रांतिकारी थे, उनको उनका बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 अगस्त को ये बलिदान दिवस मनाया जाता है। हाल ही में रोबोटों को ओलंपिक यानी ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन किस देश में हुआ? तो ये चमगादड़ चीन में हुआ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में आईएमएफ का प्रबंधन जिन्हें डैन कैटेज को नियुक्त किया प्रस्तावित किया था, उनका नाम क्या है? अभी क्या हुआ है, हमारे यहाँ पर एक संस्था है जिसे हम आईएमएफ के नाम से जानते हैं। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से हम इसे जानते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 1944 ब्रेटन वुड सम्मेलन के दौरान हुई। ब्रेटन वुड सम्मेलन हुआ था, उसके दौरान 1944 में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये पोटेमैक नदी के किनारे है। किस नदी के? तो पोटेमैक नदी के किनारे स्थित है वॉशिंगटन डीसी। ठीक, तो यहाँ पर आईएमएफ का मुख्यालय है। बात करें इसके हेड की, तो वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं क्रिस्टीना जॉर्जिवा। क्या नाम है? तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा इसकी वर्तमान अध्यक्ष है। अब इन क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने यहाँ पर घोषणा की है कि यहाँ आईएमएफ के प्रबंध निदेशक कौन होंगे, यानी सीईओ कौन नियुक्त होगा। ये किसने घोषणा की? क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने घोषणा की। और डैन कैटेज को यहाँ का क्या बना दिया है? डैन कैटेज को यहाँ का सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये हुई पूरी जानकारी आईएमएफ और उससे संबंधित। ठीक है, तो ये डैन कैटेज कौन है? तो डैन कैटेज अमेरिकी ट्रेजरी कैरियर में इनका कैरियर रहा है, यानी अमेरिका के ये नागरिक हैं, वहीं पर इन्होंने आज तक कार्य किया है। अमेरिका का ही किस पर वो है प्रभुत्व है? तो आईएमएफ पर ज्यादातर किसका है प्रभुत्व? आईएमएफ पर यूएसए का, क्योंकि जितनी भी फंडिंग आईएमएफ प्राप्त करता है उसकी 25% फंडिंग कहाँ से आती है? तो यूएसए से आती है। तो यूएसए का इन पर पूरा होल्ड है। बात करें आईएमएफ के बास्केट की यानी एसडीआर की, तो इसमें कौन कौन सी मुद्राएं शामिल हैं? तो इसमें इसने 5 मुद्राओं को शामिल किया गया है। जैसे यूएस का डॉलर इसमें शामिल है, यूरोपीय यूनियन का इसमें यूरो शामिल है, जैसे चीन का युआन या रेनमिंबी या फिर जापान का येन शामिल है, और साथ ही यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का पाउंड इसमें शामिल है। तो ये 5 मुद्राएं जो इसके एसडीआर में शामिल है। तो ये हमारे कैटेज हुए, इनको हाल ही में नियुक्त किया गया है। साथ ही इसी के साथ आईएमएफ ने बताया है कि आने वाले साल में भारत कितनी दर से विकास दर से वृद्धि करने वाला है, यानी भारत की जीडीपी कितनी रहने वाली है, ये बात भी किसने बताई है? तो आईएमएफ ने। और आईएमएफ ने हमारे अनुमान को अपने पहले अनुमान से बढ़ाकर 6.6 कर दिया है, जो इनका अनुमान पहले 6.4 था। ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था के अनुमान में तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। जो अमेरिका से लगाई गई जो प्रतिबंध हैं उनके बाद भी भारत जो है बहुत गति से तरक्की कर रहा है, और यही बात है जिसके लिए अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि भारत की जीडीपी इतनी तेजी से बढ़े, यानी भारत इतनी तेजी से विकास करे, अमेरिका नहीं चाहता। तो किसने बताया है? तो इनका पूर्वानुमान कितना है? 6.6 बढ़ाकर कर दिया है। पहला अनुमान कितना था इनका? तो पहला अनुमान 6.4 था। ठीक है, इसको बढ़ाकर इन्होंने 6.6% की वृद्धि दर से बताया है कि इस वृद्धि दर से भारत अगले आने वाले साल में बढ़ने वाला है। 2025 के अनुमान को बढ़ाने के कारण क्या है?
तो आईएमएफ के अनुसार पहली तिमाही में मजबूत गतिविधियां वृद्धि के आधार बना है। जुलाई 2025 में अमेरिका ने जो टैक्स वो लगाया है उसका भारत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये बात ऐसा दर्शाती है। चलिए रिवीजन क्वेश्चन, हाल ही में एसबीआई ने किस वर्ग के लिए बिना गारंटी 4 लाख का लोन दिया है? तो ये हमारे जो अग्निवीर है, अग्निवीरों को दिया जाएगा। हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? मनिका विश्वकर्मा बनी है, मनिका विश्वकर्मा। विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाते हैं हम? 19 अगस्त को मनाते हैं, 19 अगस्त को मनाते हैं। हाल ही में दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में इमिग्रेशन काउंटर की जगह किस तकनीक पर आधारित यात्री गलियारा बनाया गया है? तो एआई आधारित आपको गलियारा बनाया जाएगा, यानी आपका इमिग्रेशन चेकअप वहां आपका चेहरा देखकर और आपकी बॉडी स्कैन कर पता लगा लिया जाएगा आप किस देश के नागरिक हो, यानी आपको काउंटर पर जाकर पासपोर्ट दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर कैंपस कहां बनाया जाएगा? तो अभी हमारे जो अदानी है, अदानी प्लस गूगल, इन दोनों ने मिलकर भारत में डेटा सेंटर बनाने की बात की। भारत में डेटा सेंटर क्या होता है? जहां भी कि आपका पूरा डेटा संरक्षित रहता है। अभी क्या होता है, अभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से आपको जो गूगल या यूट्यूब वही चीजें दिखाता है जिसको आप पसंद करते हैं, यानी आपको क्या खरीदना है, क्या पहनना है, ये भी कौन डिसाइड करते हैं? ये साइटें डिसाइड करती हैं, क्योंकि आपके सामने आएगा वही जिसको आप पसंद कर रहे होंगे। ये आपकी इच्छा जान लेता है। ठीक, क्यों जान लेता है? क्योंकि ये आपके पूरे डाटा को ट्रैक करता है। अभी आप इसकी शायद कितना ये महत्वपूर्ण है नहीं समझ रहे हो, लेकिन आने वाले समय में आपकी बुद्धि पर ये लोग कंट्रोल कर रहे होंगे। आपको क्या दिखाना है, आप किधर किस डायरेक्शन में जाएंगे, वो सब डिसाइड कौन करेगा? तो ये सब डिसाइड कर रही होंगी ये बड़ी बड़ी कंपनियां। तो इसका डाटा सेंटर अपने देश में होना आवश्यक है, क्योंकि अगर दूसरे देश के पास ये डाटा रहा तो वो हमारे देश पर नियंत्रण कर सकता है। इसी पहल में क्या हुआ, भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगा कौन? अदानी और गूगल। और ये डेटा सेंटर क्या होगा, कहाँ बनेगा? तो ये डेटा सेंटर बनेगा हैदराबाद में, हैदराबाद। और जो गूगल के जो गूगल क्लाउड के जो सीईओ हैं उन्होंने घोषणा की है कि अमेरिका के बाहर ये सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा। ठीक है, तो जो इनके थॉमस कुरियन है, सीईओ कौन है? थॉमस कुरियन। इन्होंने कहा है कि यूएसए के बाहर विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर, विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कौन सा होगा? तो यही होगा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर हैदराबाद में खुलने जा रहा है। ये घोषणा किसने की है? तो ये घोषणा थॉमस कुरियन ने की है, जो गूगल की कौन है? को तो गूगल क्लाउड के सीईओ हैं। और इसका निर्माण कितने समय में होगा? तो 5 वर्षों में हम इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। 5 वर्षों में कौन कौन? तो अदानी और गूगल दोनों तैयार करेंगे। और इसमें कितना खर्च आने वाला है? तो 15 अरब यूएस डॉलर का इसमें खर्च आएगा। ठीक है, यानी अब बात करें भारतीय पैसों में तो 1.5 लाख करोड़ रुपए का इसमें खर्च आने वाला है। यानी इतनी मोटी रकम लगाकर हम डेटा सेंटर का निर्माण कर रहे हैं। कहां पर? तो ये हैदराबाद में। इसकी क्षमता कितनी होगी? तो 1 गीगावाट इसकी क्षमता होगी। और इसको भविष्य में बढ़ा सकते हैं, यानी इसको आगे भविष्य में क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। इसकी क्षमता को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। तो इस डेटा सेंटर का निर्माण कहां पर होने वाला है? तो हैदराबाद में इसका निर्माण होने वाला है। गूगल और अडानी दोनों के सहयोग से ये बनने वाला है। ठीक है,
बात करें अदानी गूगल समझौते के, भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर होगा, 15,000 अरब का इसमें निवेश होगा, 1 गीगावाट की क्षमता होगी, स्वच्छ ऊर्जा और सबसी केबल नेटवर्क के द्वारा समर्थित होगा, यानी स्वच्छ ऊर्जा से चलेगा। और जो जो हमारे केबल हैं, जो अंडर सी केबल हैं, उनके माध्यम से ये चलेगा। ठीक है, गूगल 12 देशों में हब नेटवर्क का हिस्सा होगा, यानी 12 देशों के यहाँ पर डाटा को संरक्षित रखा जाएगा। बात करें हम इसकी तो आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश जो हमारा एक तटीय राज्य है, और तटीय राज्य, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कब अलग हुए, तो 2 जून 2014 को दोनों अलग होते हैं। बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हुई, तो राजधानी मैंने आपको बताया आंध्र प्रदेश हैदराबाद में नहीं हुआ, ये हुआ है विशाखापत्तनम में। कहां पर बनाया जाएगा, तो इसका निर्माण कहां पर किया जाएगा, तो इसका निर्माण हमारे विशाखापत्तनम में कराया जाएगा, हैदराबाद में नहीं, विशाखापत्तनम में इसका निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो आप विशाखापत्तनम इसका ऑप्शन लगा लेंगे। अब हम क्या पढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जो हमारा तटीय राज्य है, और इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी अमरावती, अमरावती इसकी राजधानी है। विशाखापत्तनम कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, और आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हुई, अमरावती हुई। यहाँ के सीएम कौन हुए, तो यहाँ के सीएम हुए चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू यहाँ के वर्तमान सीएम हैं। बात करें यहाँ के राज्यपाल की, राज्यपाल यहाँ का कौन है, तो उनका नाम है अब्दुल नशीर, एस अब्दुल नशीर इनका नाम हुआ। ठीक है, नशीर इनका नाम हुआ। तो ये कहाँ कर, आंध्र प्रदेश के क्या है, वर्तमान में राज्यपाल हैं। बात करें यहाँ के लोक नृत्यों की, क्या क्या यहाँ के लोक नृत्य हैं, तो उनको भी हम एक बार देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य, तो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो यहाँ का शास्त्रीय नृत्य भी है, कुचिपुड़ी को आप याद रखेंगे कहाँ का है, तेलंगाना का है। बुर्रा कथा, बुर्रा कथा भी यहाँ का ही क्या है, तो लोक नृत्य है। उसके बाद वीर नाट्यम, वीर नाट्यम भी कहाँ का है, यहीं का ही है। लुम्बड़ी बोनालू, लामड़ी, ये लामड़ी यहीं का ही क्या है, नृत्य है। एक बोनालू ढीमसा, बोनालू हुआ और ढीमसा, ये सब कहाँ के लोक नृत्य हैं, तो आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ के नेशनल पार्क की, तो यहाँ पर मुख्यतः 3 नेशनल पार्क पाए जाते हैं, जिसका नाम पापीकोंडा, पहला कौन सा हुआ, पापीकोंडा, दूसरा राजीव गांधी, राजीव गांधी, और तीसरा हुआ श्री वेंकटेश्वर, क्या हुआ, श्री वेंकटेश्वर। तो ये 3 नेशनल पार्क यहाँ के हुए। तो ये पूरी जानकारी किसके बारे में, तो आंध्र प्रदेश के बारे में हुई। चलिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत ने किस वर्ष तक स्वेदी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, तो हमारा लक्ष्य है कि 2035 तक हम क्या कर लेंगे, अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित कर लेंगे। हाल ही में असम राइफल ने किस संस्थान के साथ मिलकर ड्रोन परीक्षण के लिए एमओयू हस्ताक्षरित किया है, तो आईआईटी मणिपुर, आईआईटी किसके साथ, तो आईआईटी मणिपुर के साथ हमने ये समझौता किया है। हाल ही में कार्लोस अल्कराज ने सिनसिनाटी ओपन के फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर जीत दर्ज की, तो इन्होंने जेनिक सीनर को हराया। इसको, तो जेनिक सीनर को इन्होंने हराया है। विश्व मानवतावादी दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। चलिए, हाल ही में इमेज रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी कितनी हो गई है, तो अभी एक रिपोर्ट आई है,
उसमें कहा गया है कि भारत में जो महिला वर्ग की भागीदारी है काम करने में, नौकरियों में, उसमें बढ़कर 42% हो गई है। कितनी वृद्धि हुई है? तो लगभग 19% की इसमें वृद्धि हुई है। तेजी से वैश्विक वृद्धि भी बढ़ रही है। विश्व के बैंकों के आंकड़ों के अनुसार ब्रिक्स देश जिसमें ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका की महिला शामिल हैं, उसमें महिलाओं के श्रम भागीदारी में सबसे तेज वृद्धि हुई है। यानी महिलाएं कहाँ अब कार्य कर रही हैं, पैसा कमा रही हैं, तो ब्रिक्स देशों में सबसे ज्यादा ये वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, 2017-18 में से 2023-24, मतलब जो स्थिति 2017-18 में थी, अब 2023 में स्थिति में भारत में 19% अंकों की क्या हुई है, बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी पिछली बार कितनी थी? तो 23% थी 2017-18 में, 23%, जो अब बढ़कर कितनी 24%, वो सॉरी 42% हो चुकी है। ठीक है, बढ़ोतरी का कारण क्या है? लक्षित नीति है, कौशल क्रेडिट पहुंच है, यानी लोग महिलाओं के लिए जो सरकारी योजनाएं चलाई जा रही है वो इसके मुख्यतः आधार बनी है। पहल कौन कौन सी महिलाओं के लिए जारी की गई है? तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में महिलाओं के लिए परीक्षा शुल्क छूट, जो आप परीक्षा देते हैं, फॉर्म भरने जाते हैं, तो उसमें महिलाओं की फीस कम लगती है। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 730 दिन का चाइल्ड केयर मिलता है, यानी 2 साल को आपको बच्चा पालने के लिए छुट्टी भी अलग से मिलती है। 180 दिन की भुगतान वाली मातृत्व अवकाश मिलता है, यानी 180 दिन आप छुट्टी ले सकती हैं अगर आपके पेट में बच्चा है तो। पति पत्नी समान स्थान पर पोस्टिंग की सुविधा भी मिलती है, दोनों पति पत्नी को एक स्थान पर ही पोस्टिंग मिल जाती है। और सार्वजनिक सेवाओं कार्यस्थल में कल्याणकारी मनोसामाजिक सहायता भी मिलती है, यानी महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सके, सरकार ऐसे तमाम प्रयास कर रही है और उसका रिजल्ट भी अब देखने को मिल रहा है। चलिए, रूस का वेनरा डी मिशन किस ग्रह के लिए था? तो ये शुक्र ग्रह की खोज के लिए था। शुक्र ग्रह जिसका और किस नाम से जाना जाता है? तो भोर का तारा और सांझ का तारा के नाम से भी इसको जाना जाता है। हाल ही में अण्वचक्र उपकरण में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है? तो 30 को किया गया है। भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में चलती है? तो 324, और इसको भी अंदर बात करें तो 5, अनुच्छेद 324 में ये प्रक्रिया चलाई जाती है। 324, ये 24। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस स्थान पर पहली बार पटरियों के बीच रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम स्थापित किए हैं? तो ये वाराणसी में किए हैं। कहां पर? तो वाराणसी में ये किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में लाइव केस डैशबोर्ड का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया हमारे, केस कहां पर होता है? तो केस होता है कोर्ट में। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालय यानी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, उनमें क्या किया गया है? उनमें लाइव केस डैशबोर्ड का क्या किया? उद्घाटन किया गया है। और उद्घाटन कौन करेगा? हमारे कानून मंत्री। और हमारे कानून मंत्री वर्तमान में कौन है? तो केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल। राम भी है, राम भी है और मेघवाल भी है। ठीक है, तीनों हैं। तो इन्होंने मिलकर क्या किया है? हमारे मंत्री जी ने डेटाबेस का क्या किया है? उद्घाटन किया है। अब ये डेटाबेस क्या है? जैसे ही सरकारी कोई केस चल रहा है तो उस केस की प्रोग्रेस क्या रही, कितने दिन से केस चल रहा है, केस कहाँ तक पहुंचा, कब उसकी डेट लगेगी, एक हफ्ते में तक कितने केसों की डेट लगी है, ये सब डेटा आपका कहां पर मिलेगा? आपको ऑनलाइन मिलने वाला है। ठीक है, तो सरकारी जो केस हैं उनमें आपको ऑनलाइन सुविधा मिलेगी कि कौन सा केस कब चल रहा है। सरकारी मुकदमों में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाने के लिए अभी क्या होता था, आपको पता ही नहीं चल पाता था कौन कौन से केस लगे हैं और कौन कौन से केस नहीं लगे, क्या हमारे केस की स्थिति है, तो वो सब आपको ऑनलाइन मिलेगा। इससे क्या है? पारदर्शिता बढ़ेगी। ठीक है, हमारी जुडिशरी में
जो गोलमाल है उसको भी कम करने में ये सहायता करने वाला है। ठीक है। पृष्ठभूमि, इसका उद्देश्य मुकदमों के डिजिटल रूप से प्रबंधित करना है। आपको ऑनलाइन सब डाटा मिले ऐसा करना है। ठीक है। तो इसमें वर्तमान 35 मंत्रालय विभाग के 7 लाख से अधिक सक्रिय मामले दर्ज हैं। जो हमारे सरकारी मामले दर्ज हैं वो सब आपको इस पर देखने को मिलेंगे। इससे क्या होगा, रियल टाइम केस मॉनिटरिंग होगी, यानी हमारा केस कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक उसकी सुनवाई पहुंची और अगले 7 दिन में सुनवाई के लिए कितने मामले निर्धारित है, उन सब का डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। आगामी आने वाले बेहतर समन्वय हो सके और डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ाया दिया जा सके, ये सब होने वाला है। चलिए, हाल ही में अच्युत्य पोतदार का निधन हुआ। वो किस फिल्म से क्या थे प्रसिद्ध हुए? तो उनका एक डायलॉग था जो था, कहना क्या चाहते हो। ठीक है। तो इनका अभी निधन हो गया है और ये किस फिल्म से थे? तो ये 3 इडियट्स मूवी से थे। हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 के तहत भारत ने किन प्रकार के गेम्स पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? तो भारत ने जो पैसा लगाने वाले गेम्स है, कौन से? पैसा लगाने वाले, यानी रियल मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगा दिया। हाल ही में वन फ्री पासपोर्ट योजना किस देश के द्वारा शुरू की गई? तो अभी ये शुरू करने वाला देश कौन सा है? तो दुबई है। हाल ही में शुरू हुआ आदि कर्मयोगी अभियान के तहत कितने जनजातीय गांवों को शामिल किया गया है? तो 1 लाख जनजातीय गांवों को इसमें शामिल किया गया। तो कर्मयोगी पहल किससे संबंधित है? जनजातीय लोगों से संबंधित है। हाल ही में मैपल्स ऐप किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो मैपल्स ऐप है जो किसके द्वारा? तो गूगल मैप को टक्कर देने के लिए। किसको? हमारे यहाँ पर अभी क्या होता है, गूगल मैप चलता है किसके लिए? नेविगेशन के लिए। ठीक है। गूगल मैप को टक्कर देने के लिए क्या शुरू किया गया है? मैपल ऐप। तो आप अब से गूगल की जगह क्या रखेंगे? मैपल्स का उपयोग भी कर सकते हैं। और किसको टक्कर देने के लिए? तो गूगल को टक्कर देने के लिए मैपल्स ऐप ये शुरू किया गया। और इसका जो लॉन्च किया है, उद्घाटन किया है, वो हमारे अश्वनी वैष्णव जी ने किया है। अश्वनी वैष्णव। और अश्वनी वैष्णव हमारे किस मंत्रालय के मंत्री हैं? मंत्रालय के मंत्री हैं, यानी इन पर कौन सा विभाग है? तो क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है कि कमेंट बॉक्स में आपको लिखकर बताना है किस विभाग के ये मंत्री हैं। ठीक है। तो मैप इंडिया जो मैपल्स है उसने ये जारी किया है। नेविगेशन सैटेलाइट है, यानी आपको रास्ता दिखाने का काम कौन करेगा? तो गूगल मैप की जगह आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और भारत आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उसके लिए ये कार्य किया गया है। इसकी विशेषता क्या है? बेहतर रियल टाइम निर्णय 3D जंक्शन व्यू है, यानी आप कहां पर खड़े हैं उसका 3D व्यू आपको दिखाएगा। समर्थित शहरों में ट्रैफिक सिग्नल काउंटडाउन भी आपको दिखाएगा कि किस ट्रैफिक पर गाड़ी चल रही है और किस पर किस दिशा में जाने के लिए टाइम बचा हुआ है। माल और भवनों के लिए इंडोर नेविगेशन, यानी आप किसी मॉल में हैं और आपसे कौन सी दुकान किस दिशा में है ये भी आपको दिखाएगा। यानी आप समझ सकते हैं कितना ही बेहतरीन होने वाला है। स्पीड ब्रेकर को भी बताएगा, तिरु मोड़ कहाँ पर है ये भी बताएगा, दुर्घटना जोन का भी अलर्ट आपको भेजेगा, यानी डिवाइडर कहाँ पर है, ब्रेकर कहाँ पर है, यानी पूरी सड़क का नेविगेशन आपको ये बताने वाला है। ऐसा ना हो कहीं गड्ढे के बारे में भी आपको बताने लगे। 12+ भारतीय भाषाओं का समर्थन है, यानी भारत में बोली जाने वाली 12 भाषाओं में ये आपको बातें करेगा। स्टिक स्थान के लिए यूनिक मैपल पिन भी होगा। ठीक है। तो ये अभी जारी किया है अश्वनी वैष्णव जी ने। हाल ही में श्रम श्री जो योजना है ये किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये योजना शुरू की गई है हमारे पश्चिमी बंगाल में। कहां पर? वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है। हाल ही में 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के किस छात्र ने 2 पदक जीते हैं? तो भारत के अपने रेयांश गुप्ता जी ने ये कारनामा किया है।
हाल ही में 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत के किस छात्र ने 2 पदक जीते? तो ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया, यही होगा। हाल ही में केरल ने किस परियोजना के तहत खुद को भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया है? तो इनकी ये पहल है डिजी केरल, आप इसको याद रखेंगे क्योंकि पहला पूर्णतः साक्षर राज्य घोषित किया है। पहली जो चीज होती है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में सुगम्य भारत ऐप किन उपयोगकर्ताओं को सशक्त बनाने के लिए बनाया गया है? तो जो हमारे दिव्यांगजन हैं, कौन है? जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको सशक्त बनाने के लिए ये ऐप किया गया है। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री, तो वो कौन है? हमारे थावर चंद गहलोत जी ने दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुगम ऐप लॉन्च किया। मंत्री ने एक्सेस द फोटो डाइजेस्ट नामक एक हैंडबुक भी लॉन्च की। ठीक है, तो ये किसके लिए? तो हमारे जो सामाजिक और न्याय सशक्तिकरण मंत्रालय उसके द्वारा किसके लिए किया गया? तो दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग द्वारा इसका विकसित किया गया है। इससे क्या होगा? तो यह एक प्रकार का क्रॉस क्राउड सेंडिंग मोबाइल एप्लीकेशन है जिसमें दिव्यांगजन अपने तथा बुजुर्ग को पहुंच संबंधी समस्या दर्ज की जा सकती है। यानी किसके लिए हुआ? तो हमारे दिव्यांगजनों के लिए ये ऐप हुआ है। हाल ही में अपेडा ने किन शहरों में अपने क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? तो पटना, रायपुर और देहरादून, यहाँ पर ये खोले जाएंगे। हाल ही में केंद्रीय सरकार ने अगली पीढ़ी के सुधार को विकसित भारत दृष्टि से किसकी अध्यक्षता में? तो ये थे राजीव गौबा की अध्यक्षता में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो जब हमने चांद पर लैंड किया था, तो 23 अगस्त को हम ये मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 23 अगस्त को हम ये मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो ये दोबारा से क्वेश्चन आ गया, 23 अगस्त को मनाया जाता है। हाल ही में जारी 8वें वेतन आयोग में के तहत कितनी वृद्धि अनुमानित सीमा क्या है? तो अभी हमारी सरकार ने कहा है कि 8वां वेतन आयोग आने जा रहा है और इसकी अनुमानित सीमा कितनी है? तो 25 से 35% ये बढ़ सकता है, ऐसा कहा गया है। यानी सरकारी नौकरियों में वेतन अब बढ़ने वाला है। सरकार उसको 8वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू करने के मूड में दिख रही है। तो सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करें, क्योंकि जब तक आप सिलेक्शन पाएंगे हो सकता है सैलरी आपकी 1.5 गुना या 2 गुनी तक हो जाए। तो इतनी मोटी सैलरी पाने के लिए कुछ मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप अपनी अगर भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं तो लगातार मेहनत करते रहिए और इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करते रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।